हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो फ्रेंड्स, अपने समसूत्री की बात कर ली थी, अपन बात करेंगे अभी अर्थसूत्री की। ठीक है, अर्थसूत्री के बारे में अपन बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। और जैसे समसूत्री के स्टेप थे, कुछ ऐसे अर्थसूत्री के भी स्टेप है, अपन उनके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मियोसिस नाम किसने दिया था, मियोसिस के बारे में किसने बताया? तो एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था फॉर्मर। क्या था? फॉर्मर। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मियोसिस के बारे में बताया था। और मियोसिस के बारे में इन्होंने कहा था कि इसमें एक जननी कोशिका का निर्माण होता है। अर्थसूत्री में हमेशा एक जननी कोशिका का निर्माण होता है। फॉर्मर ने बताया था कि एक अर्थसूत्री में एक जननी कोशिका का निर्माण था तथा इसमें जो संतति होती है उनकी कोशिकाओं के गुणसूत्र, एक संतति उसमें जो कोशिकाएं होती है, जो उनके गुणसूत्र है, वो उनकी, जैसे कि आप मान सकते हो कि कोई संतति है और उसमें कुछ कोशिकाओं में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, जिसमें उनकी जो संख्या होती है ना, वो हमेशा आधी रह जाती है। जो अर्थसूत्री के बारे में पढ़ा अपन ने, मियोसिस के बारे में जो उन्होंने फॉर्मर ने दिया। और फॉर्मर ने क्या कहा, एक जननी कोशिका का निर्माण होता है इसमें अर्थसूत्री में हमेशा जननी की कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद उन्होंने कहा तथा संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा आधी रह जाती है। कैसी हो जाती है? आधी रह जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कि अर्थसूत्री के बारे में, अर्थसूत्री के स्टेप्स जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अर्थसूत्री फर्स्ट में आते हैं प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, एक बार आप नोट कर लो। मियोसिस के बाद में अब सबसे पहले आता है इसमें प्रोफेज। ठीक है, अपन प्रोफेज के बारे में अगर बात करते हैं, ये क्या होती है, सबसे पहले कह सकते हैं ये सबसे लंबी, जैसे कोई चीज होती है उसे सबसे लंबी प्रावस्था है। तथा ये 5 पदों पर पूर्ण होती है। ठीक है, ये सबसे लंबी प्रावस्था है और ये 5 पदों पर पूर्ण होती है। ठीक है, और अपन बात करते हैं इसके सबसे पहले पद की। तो सबसे पहला पद है लेप्टोटीन। क्या है? लेप्टोटीन है। जो उसके बारे में अपन बात करते हैं। लेप्टोटीन के बारे में बात करते हैं। जैसे प्रोफेज में अपन ने बात की लेप्टोटीन के बारे में, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले 2 क्रोमेटिन समान दिखाई, जिसमें जो 2 क्रोमोटिन होते हैं ना, वो हमेशा समान दिखाई देते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं। दो क्रोमोटिन हमेशा इसमें समान दिखाई देते हैं। उसके बाद तारक केंद्र
जो विपरीत होता है ना, विपरीत ध्रुव की ओर कार्य करता है। जो इसमें तारक केंद्र होता है ना, जो इसमें जो तारक केंद्र होता है, दो क्रोमेटिन समान दिखाई दे, उसके बाद इसके अंदर जो तारक केंद्र होता है ना, वो हमेशा जो विपरीत ध्रुव होते हैं उनके गुणसूत्र के मध्य कॉकेट अवस्था है। ठीक है ना, जो विपरीत ध्रुव है उनके गुणसूत्रों के जो गुणसूत्र होते हैं उनके जो मध्यम में होते हैं ना, उसमें है ना प्रोकेट अवस्था है। कैसी है? इसके मध्य प्रोकेट अवस्था होती है। ये प्रोफेज फर्स्ट में इसकी फर्स्ट स्टेप है जो है लेप्टोटिन। ठीक है, इसमें दो क्रोमेटिन समान दिखाई देते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं तो इसके अंदर तारक के अंदर विपरीत ध्रुवों की और विपरीत जो ध्रुव होते हैं उनकी और गुणसूत्रों के मध्य प्रोकेट अवस्था दिखाई देती है, प्रोकेट अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद इसका अपन सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। एक बार आप सब एक बार नोट कर लो। सेकेंड स्टेप है जाइगोटिन। ठीक है, जाइगोटिन। ठीक है, अपन इसमें बात करते हैं जाइगोटिन सबसे क्या होता है, इसमें बाइबेलेट अवस्था का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक अवस्था होती है। इस जाइगोटिन के अंदर बाइबेलेट अवस्था का निर्माण होता है। उसके बाद आप कह सकते हो कि और समजात गुणसूत्र का युग्म बनता है। जो समजात गुणसूत्र रहते हैं ना, समान होते हैं ऐसे। इसमें बाइबेट अवस्था का निर्माण होता है। उसके बाद कोशिकाकार, ठीक है, और समजात गुणसूत्र होते हैं ना, उसमें युग्मकार, जो समजात गुणसूत्र है उनका एक युग्म बनता है, जैसे जोड़ा भी बोल सकते हैं उसे। इसके अंदर ये चीज़ होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसका थर्ड स्टेप। आप सेकंड स्टेप भी देख लीजिए। चलो अपन आप थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्टेप है अपना पैकाटाइन। क्या है? पेक्टाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें जीन विनिमय होता है, उसका टेट्राड का निर्माण होता है। जो एक जीन होता है ना, किसी जीन विनिमय का टेट्राड, किसी जीन विनिमय का जो टेट्राड होता है ना, उसके टेट्राड का निर्माण होता है। जो अपन कह सकते हैं किसी भी जीन विनिमय का टेट्राड का निर्माण होता है। क्या होता है? ठीक है, ये इसकी थर्ड स्टेप थी। और जैसे
थर्ड स्टेप है पेक्टाइन। इसके अंदर क्या होता है, जीन विनिमय का टेट्राड होता है, उसी का निर्माण होता है। ठीक, ये है अर्धसूत्री की थर्ड स्टेप। इसके बाद अपन फोर्थ स्टेप पढ़ेंगे। डिप्लोटिन, इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप पढ़ी, सेकंड थर्ड। अब डिप्लोटिन में क्या होता है, इसमें जो काइज़मेटा होती है ना, इसमें काइज़मेटा का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें काइज़मेटा का निर्माण होता है। ये डिप्लोटिन अवस्था होती है। और ये अर्धसूत्री के चौथे नंबर पे जो अवस्था आती है डिप्लोटिन, उसी के अंदर की बात कर रहे हैं अपन। काइज़मेटा का निर्माण होता है इसके अंदर। और इसके अंदर कुछ अलग स्टेप्स उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अपन फिफ्थ स्टेप की बात करते हैं। चलो अपन फिफ्थ स्टेप भी पढ़ते हैं। फिफ्थ स्टेप जैसा कि आप देखते हैं क्या है, टॉप काइनेसिस। ये फिफ्थ नंबर पे आता है। इसके अंदर एक जो भवन होता है उसको कहते हैं उपांतनीय। जो भवन होता है वो पूर्ण तरह से निर्मित हो जाता है। ठीक है, इसका पूर्ण निर्माण हो जाता है। जो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो हमेशा किनारे पर स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं, ठीक है। अपन ने बात की फिफ्थ स्टेप की, टॉप काइनेसिस की। उसके बाद उसके अंदर अपने बात की थी जैसे, ठीक है, इसमें भवन उपांतनीय भवन का पूर्ण निर्माण होता है तथा इसमें गुणसूत्र किनारे पर स्पर्श करते हैं। उसके बाद इसके अंदर जैसे तारक केंद्र है, गोल्जिकाएं हैं, ईआर है, अंतर्प्रदेश जल, ये सब क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं। ये सब क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं। जैसा कि अपने पढ़े अर्धसूत्री के अंदर, उसके अंदर कुछ पहले सबसे पहले अपने प्रोफेस फर्स्ट लिया। अर्धसूत्री को दिया किसने, फॉर्मर ने दिया था। इसका जो एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम फॉर्मर था, उन्होंने अर्धसूत्री के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद अपन ने कुछ 5 स्टेप्स पढ़ी इसकी। और ये सबसे प्रोफेस फर्स्ट है, ये सबसे लंबी अवस्था होती है। उसके बाद कुछ ये चीज़ें पढ़ी अपन ने। सबसे लास्ट 5वें नंबर पे अपन ने पढ़ी है टॉप काइनेसिस। उसमें बात करते हैं उपांतनीय भवन का निर्माण होता है तथा गुणसूत्र होते हैं वो किनारे पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, और उसके बाद तारक के अंदर गोल्जिका, अंतर्प्रदेश जालिका जो होती है, ये सब क्या होती है, अदृश्य होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा है। उसके बाद अपन प्रोफेज सेकंड के बारे में मेटाफेज सेकंड के बारे में बात करेंगे। मेटाफेज फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। चलो ठीक है, आप एक बार देख लें।
है। मेटाफेज फर्स्ट के बारे में अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके मध्य प्रतिकरण बल होता है। क्या, जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके बीच प्रतिकरण बल होता है। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं और इसमें मेटाफेज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ठीक है, ये मेटाफेज फर्स्ट है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें समजात गुणसूत्रों के मध्य प्रतिकरण बल होता है और तथा इसमें मेटाफेज का निर्माण, इसमें गुणसूत्र तर्कों के साथ जुड़ते हैं। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि अपने आज बात की अर्थसूत्री के बारे में। अर्थसूत्री के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोफेज फर्स्ट होता है, उसमें कुछ 5 स्टेप्स अपने पढ़ ली। 5 स्टेप के बाद अपने मेटाफेज पढ़ ली। इसमें तो अपन अब चलते हैं अर्थसूत्री के बारे में पढ़ते हैं। अपन ने समसूत्री व अर्थसूत्री पहले पढ़ लिया था और अपन इसका थर्ड टॉपिक है अर्थसूत्री, उसके बारे में पढ़े। सबसे पहले अर्थसूत्री के बारे में किसने बताया और अर्थसूत्री को किसने दिया? जो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था फॉर्मर। ठीक है, इन्होंने अर्थसूत्री के बारे में बताया था। ये जो अर्थसूत्री के बारे में किसने बताया था? फॉर्मर करके एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अर्थसूत्री के बारे में बताया था। उसके बाद यह सबसे अग्रिम प्रकार का विभाजन है। कैसा है? ये सबसे अग्रिम प्रकार का विभाजन है। यह सबसे अधीन प्रकार का विभाजन है। अर्थसूत्री के बारे में अपन बात करते हैं तो उसके वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फॉर्मर, उन्होंने इसके बारे में बताया। उसके बाद अपन अगर बात करते हैं, यह सबसे अधीन प्रकार का विभाजन है और ये मतलब इसमें एक केंद्रक झिल्ली अदृश्य नहीं होती। इसमें जो केंद्रक झिल्ली होती है ना, एक केंद्रक होता है, उसके अर्ध गिर्द जो झिल्ली होती है ना, वो अदृश्य नहीं होती है। अदृश्य नहीं होती है, इसे फॉर्मर ने दिया था। यह सबसे अग्रिम प्रकार का विभाजन होता है और इसमें केंद्रक झिल्ली अदृश्य नहीं होती है। ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं तो इसमें केंद्रक व केंद्रिका द्रव्य विभाजन साथ साथ होता है। इसमें है ना, केंद्रक व केंद्रिका द्रव्य विभाजन क्या होता है? ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने आपको बताया अर्थसूत्री के बारे में बताया
और असूत्री के बारे में अपन ने बात की। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनको असूत्री के बारे में दिया, वो फॉरमैन ने दिया था। उसके बाद यह सबसे अधीन प्रकार का विभाजन होता है, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें केंद्रक झिल्ली अदृश्य होती है, जिसमें ना जो केंद्रक होती है उसकी जो झिल्ली होती है ना वो अदृश्य नहीं होती है, ठीक है ना। और उसके बाद अपन बात करते हैं केंद्रक व केंद्रिका द्रव्य विभाजन साथ साथ होता है, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।